सो गाइस, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से एक बार हाजिर हैं आपके सामने। तो चलो, सीएम पंक को टीज करना डब्ल्यूडब्ल्यूई अब छोड़ ही नहीं रही है। देखो, लास्ट मंडे नाइट रॉ में शिंसुके नाकामुरा ने अपने प्रोमो के दौरान जापानीज में कह दिया सेट मी फ्री। तो ये सीएम पंक के वर्ड्स है जो उनकी लिरिक्स में यूज होते हैं, उनकी थीम सॉन्ग में यूज होते हैं। इसके बाद रिया रिप्ली ने भी उसमें आग में घी का काम कर दिया, जहाँ उन्होंने कहा कि आई गॉट समथिंग टू गेट ऑफ माई चेस्ट। ये एग्जैक्टली वही सेम वर्ड है जो सीएम पंक ने अपने फेमस पाइप बॉम्ब को शुरू करने से पहले कहा था। अब ये सब संजोग है या फिर हम सब ओवर थिंक करके इन चीजों को सीएम पंक से जोड़ रहे हैं, ये तो पता नहीं। इसका जवाब सिर्फ एक और एक दिन मिल सकता है, वो है सर्वाइवर सीरीज या फिर क्राउन जूल्स में। अब देखते हैं कि इन दो शोज पर कोई रिटर्न होता भी है सीएम पंक का या फिर नहीं। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल, डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड एंड हॉल ऑफ फेमर एरिक बिशॉफ ने एक इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसा कहा कि देखो यार, मैं कोई इनसाइट तो नहीं जानता, लेकिन जब मैं रोमन रेंस और द ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, और वो है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। वो ही सबसे सही आदमी है जो रोमन रेंस की लेजेंडरी टाइटल रेन को एंड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। रोमन एंड कोडी दोनों की फैमिलीज डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी अच्छे से सर्व कर चुकी है। दोनों के पास अपनी अपनी लेगेसी है, अपने अपने फादर को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो। तो अगर कोडी रोड्स इस स्टोरी लाइन में आते हैं ना और उनको हरा देते तो बहुत ज्यादा सेंस बनाने लगेगी चीजें, और काफी अप्रोप्रिएट भी लगेगा। नॉट ओनली काफी सेटिस्फाइंग भी चीजें हो जाएंगी, बल्कि एक परफेक्ट एंडिंग मिल जाएगी एक लेजेंडरी राइवलरी को। वैसे एरिक, आप अकेले नहीं है जो इतना सब सोच रहे हो। हम सब भी यही चाहते हैं कि द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स अपनी कहानी को वैसे ही खत्म करे जैसे उन्होंने सोचा था, यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतकर। देखो, रेसलमेनिया 39 में वो चीज हो जानी थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा सा टाइम दिया और रेसलमेनिया 40 तक के लिए उसे लटका दिया। अब देखते हैं रेसलमेनिया 40 में जब राउंड 2 होगा इन दोनों के बीच में, तो हमें कैसी कैसी दलीलें देखने को मिलेंगी। वैसे क्या आप रेडी हो गए इस मैच के लिए? कमेंट करके जरूर बताना। #रेसलमेनिया 40। इसके बाद EC3। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो आपने शायद इन्हें WWE एंड TNA दोनों ही प्रमोशन में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। NXT में भी ये रह चुके हैं। तो उन्होंने एक ऐसी लॉजिकल बात कह दी जिसमें एक बार में सबकी नजर उन पर पड़ गई। देखो, उन्होंने कहा कि रैंडी ऑर्टन इज द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द कंपनी नाउ, एंड सब उनके रिटर्न के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं, हम भी और आप भी। लेकिन देखो, जैसे ही वो रिटर्न करेंगे तो उन्हें कोई भी बंदा बू नहीं करने वाला, एक सिंगल पर्सन भी। तो WWE को उन्हें ऐसा हील रिटर्न कराने की कोई जरूरत ही नहीं है, उनको फेस ही रखना चाहिए। और अगर आप रोमन रेंस के लिए एक लेजिट अपोनेंट ढूंढ रहे हो तो आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, रैंडी ऑर्टन आपके पास पहले से ही पड़े हुए हैं। उनसे बेटर नाम तो कोई हो ही नहीं सकता। जिस मोमेंटम के साथ रैंडी ऑर्टन वापस आएंगे वो एकदम लेजिट थ्रेट लगेंगे रोमन रेंस के सामने रख देने के लिए। मैजिक अपने आप क्रिएट हो जाएगा जब ये दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। एंड अगर आप रोमन को हारते हुए देखना चाहते हो तो रैंडी ऑर्टन जैसा बेस्ट नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आई थिंक WWE के पास इससे बेटर एंडिंग तो हो ही नहीं पाएगी रोमन रेंस के लिए। वैसे मानना पड़ेगा, रोमन रेंस इतने ऊपर पहुंच चुके हैं कि हर कोई रेसलर, लेजेंड, हॉल ऑफ फेमर सिर्फ उन्हीं के बारे में ही बातें किया जा रहा है। सिर्फ यही सोचता है पूरे दिन में कि रोमन रेंस आखिर हार कैसे सकते हैं। इस लेवल पर पहुंच गए हमारे द ट्राइबल चीफ। वेल, ऑर्टन वर्सेस रेंस तो पिछले साल भी पिच हुआ था, लेकिन उनकी इंजरी एंड शेड्यूल के चलते चीजें बुक नहीं हो पाई। लेकिन होप ये मैच हमें आगे फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा। अगर होता है ना तो रैंडी ऑर्टन जीते ना जीते, इन दोनों के बीच में जो भिड़ंत होगी उससे देखने में तो जरूर मजा आएगा। इन दी एंड गाइस, चलो अब सर्वाइवर सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो हमारे रास्ते में अभी क्राउन जूल पड़ रहा है, लेकिन सर्वाइवर सीरीज के बारे में एक बात जानने वाली स्पेशल पता है क्या है? वो ये है कि रैंडी ऑर्टन यहाँ पर कैसा पार्ट करने वाले हैं। अब देखो, क्राउन जूल हो या सर्वाइवर सीरीज, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होना 99% पक्का ही है कि ऐसा होने ही वाला है। तो रैंडी ऑर्टन किस तरीके से कोई मूव कर सकते हैं वहां पर? अगर वो वॉर गेम्स में होंगे तो वो कौन सी टीम का साथ देंगे? और अगर वो सिंगल मैच कर रहे हैं तो वो किससे लड़ सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शायद रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स को WWE सर्वाइवर सीरीज में बुक कर देगी। हालांकि इसका कोई सेंस तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर रैंडी ऑर्टन रिटर्न करते हैं तो वो अचानक से अटैक तो कोडी रोड्स पर ही करेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो स्टोरी लाइन है ना, इनके बीच में जो लेगेसी क्रिएट हो रही है वो काफी ज्यादा अच्छी दिखेगी। आपको याद होगा कि कैसे कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन एक टीम का, एक फैक्शन का पार्ट थे, और अगर वही सब दोबारा से हमें सर्वाइवर सीरीज में दिखाया जाएगा तो काफी लॉजिकल लगेगा। लेकिन अब देखते हैं कि WWE इस डिसीजन पे जाती है या नहीं। देखो, मैं ये जानता हूँ कि इतनी जल्दी ये सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही महीने में नवंबर 4 में हमें क्राउन जूल्स देखने को मिलेगा, और फिर शायद 24 या 26 नवंबर के आसपास सर्वाइवर सीरीज भी है। तो 15-16 दिन में ही चीजों को प्रिपेयर कर देना काफी मुश्किल सा हो जाता है WWE के लिए। लेकिन हमने देखा है कि पास में कैसे एक दिन में भी WWE ने राइवलरी जोड़ रखी है। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए तो बस इतना ही। आपको इस कंडीशन के बारे में क्या कहना है यार? रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस ज्यादा सेंस बना रहा है या फिर रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।